नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ब्रॉडकास्ट। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी कह रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते और इस कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार न्यूयॉर्क एडमिनिस्ट्रेशन के पास है या नहीं, ये उनको नहीं पता। खास बात यह है कि भारत के कुछ विपक्षी नेता दबी जुबान में उनका समर्थन कर रहे हैं, गाहे बगाए। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस, क्या देश से लेकर विदेश तक हिंदुत्व के खिलाफ कोई बड़ा एजेंडा चल रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, आरएसएस विरोधी एजेंडा, ग्लोबल प्रोपेगेंडा। और आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ब्रॉडकास्ट में इसी पे बात। ये दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी हैं, जिन्हें 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम से मिर्ची लग रही है। Should the rally be canceled though at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. ये वही जोहरान ममदानी हैं, जिनके न्यूयॉर्क में मेयर बनने पर कथित सेकुलर ब्रिगेड ताली पीट रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की कई पॉलिटिकल पार्टियां अब भी ममदानी के बयान का खुलकर विरोध करने से बच रही हैं और कुछ नेता तो खुलकर मोहन भागवत पर ही सवाल उठा रहे हैं। क्या करेंगे? पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया। ये तानाशाही जो देश में चल रही है दो नेताओं की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरएसएस है। न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो महालेफ्टिस्ट है, जिहादी है, और जब भी कोई हिंदुत्ववादी नेता कहीं हिंदुत्व और सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए, सनातन की परंपरा, सनातन की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा, तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा। सबका हक है बोलना, इनका भी हक है कि जाकर अपना भाषण दे सकें, और जो विरोध करना चाहे विरोध करने का भी उनका हक है। यही लोकतंत्र होता है। न जाने किस दबाव में भारत के विपक्षी नेता ममदानी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानी मानी सिंगर और एक्टर मैरी मिलबेन ने ममदानी को जमकर लताड़ लगाई है। Madison Square Garden and is hosting a rally. There's nothing that Mamdani can do about that. There are laws in place in America that prevent an elected official from trying to cancel a private event because he doesn't like it. इसके साथ ही अमेरिका में रह रहे हिंदू समाज के लोगों ने भी ममदानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे पर भी भारत के कुछ नेता तुष्टीकरण वाला खेल खेल रहे हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं देश से विदेश तक आरएसएस से चिढ़ का विश्लेषण। पहला फैक्ट, आरएसएस मुखरता से हिंदुत्व की आवाज उठाता है। हिंदुत्व शब्द से देश और दुनिया के कुछ कथित सेकुलर लाल पीले हो जाते हैं। यह पहला फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टुनाइट आई प्रेजेंट आरएसएस को कोसकर, गाली देकर एक कथित वोट बैंक को खुश करने का हमेशा से प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन तीसरा फैक्ट यह है कि जमीनी स्तर पर आरएसएस के मजबूत कैडर के आगे देश का ऑपोजिशन, विपक्ष बेबस है, इसलिए दुष्प्रचार और भ्रम फैलाया जाता है। हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है क्योंकि उसके पास आरएसएस का कैडर है, और वो उस कैडर की काट विपक्ष के पास नहीं है। क्योंकि कौन ऐसा होगा जो निस्वार्थ यानी आरएसएस में कई स्वयंसेवक ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन भर कुछ नहीं मिलता। ऐसे कईयों के नाम मैं ले सकता हूं, राजकुमार भाटिया, अतुल भाई कोठारी, गोपाल जी, कई सारे हैं, सुनील अंबेकर, कई सारे नाम हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें जीवन भर कुछ बड़ा नहीं मिला, लेकिन वो निस्वार्थ अपना काम करते गए और आज आरएसएस को 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। चौथा फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, आरएसएस की राष्ट्र प्रथम वाली पॉलिसी देश और दुनिया के कई नेताओं को चुभती है। देखिए, जब मोहन भागवत बोलते हैं, जब दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब जेनजी पहिर जो मोहन भागवत ने बोला, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात थी। अब क्योंकि ममदानी की बात हो रही है, कौन है ममदानी जिसके पीछे कई लोग हमारे देश के भी खड़े हो रहे हैं।
2022 में इसका चाल चरित्र भी देख लेते हैं। ममदानी जो है वो भारतीय मूल का नहीं है, लेकिन उनकी माताजी भारतीय मूल की रही। लेकिन 2022 में टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर निर्माण के खिलाफ विरोध में यह व्यक्ति शामिल था, जो आरएसएस का विरोध कर रहा है। यानी ये रामलला के 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 550 साल बाद मंदिर बन रहा था, तो ममदानी उसका भी विरोध कर रहा था, विपक्ष जिसका समर्थन कर रहा है। आर्टिकल 370 हटता है इस देश से, और आर्टिकल 370 हटने पर कहा था भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। यह है वो जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की सदस्य जेनिफर राजकुमार को हिंदू फांसीवादियों की कठपुतली तक कहा था। अब 2025 में 20 से ज्यादा अमेरिकी हिंदू संगठनों ने ममदानी पर हिंदू फोबिया का आरोप लगाया था। यह भी सत्य और तथ्य है उसके चाल चरित्र का। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, आज का बड़ा प्रश्न यह है, अपने घर के आरएसएस पर सवाल उठाने वाले नेता किसे संदेश देना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। और आइए बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अतुल लोंदे पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जो कि नागपुर से आते हैं, जो कि आरएसएस नागपुर से ही चलता है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आरएसएस के विश्लेषक हैं, अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। मोहन भागवत के कार्यक्रम पे कांग्रेस के इमरान मसूद का बड़ा स्टेटमेंट है। इस कार्यक्रम से क्या हासिल करना चाहते हैं आरएसएस वाले, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? इमरान मसूद ने यह बोला है, देश के नौजवानों को तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। यह सीधे तौर पर इमरान मसूद ने बोला है। मोहन भागवत के कार्यक्रम पर ममदानी से लेकर इमरान मसूद तक निशाना साध रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर संगीत रागी का। प्रोफेसर संगीत रागी, आखिरकार आरएसएस चीफ को यूएस जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है ममदानी से लेकर इमरान मसूद तक, इमरान मसूद से लेकर सपा और कांग्रेस तक सभी विरोध में हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आरएसएस जो है अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, और शताब्दी वर्ष मनाने के जो ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है, वर्ल्ड आउटरीच प्रोग्राम है, उसके तहत परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी अमेरिका गए हैं, ताकि वहाँ के हिंदुओं के बीच में और अन्य समुदायों के बीच में, अन्य फेथ के बीच में जो है वो आरएसएस की अपनी बात रख सकें। तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू उसके हम राजनीति पर आते हैं कि क्या ममदानी, यदि आरएसएस के नहीं होते तो क्या ममदानी एक लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर किसी को इस ढंग से विरोध कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। तीसरी बात, क्या ममदानी इस्लामिस्ट फोर्स के नायक हैं? बिल्कुल सही है। राम मंदिर पर विरोध वो प्रकट करता है, 370 जो है उसका विरोध जो है ये बताता है। चौथी बात, जो इमरान मसूद कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बर्बाद किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो 42,000 बनवासी क्षेत्रों के गांवों में जाकर के काम कर रही है। बनवासी लाखों जो है वो एकल विद्यालय चला रही है। सेवा भारती और सेवा इंटरनेशनल के सहारे जो दलिन और मलिन बस्तियां हैं, जहां सेवा दल गांधी जी का सेवा दल और कांग्रेस का सेवा दल तो कहीं दिखाई नहीं दिया, वहां आरएसएस जाकर के काम कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन उसके पास है, दुनिया का सबसे बड़ा लेबर फोर्स का संगठन उसके पास है, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्र सेविका समिति नाम की एक संस्था है जो महिलाओं के बीच में काम करती है। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता जी, मैं फिर कांग्रेस बीजेपी को लेता हूं। फराज किदवई, एक अंतिम बात। जी, नहीं, एक देखिए, 2 मिनट आपने बोला, 1.5-2 मिनट आपने बोला, यू गॉट योर टर्न सर। मैं आगे मौका दूंगा ना आपको। देखिए, ऐसे अंतिम बात तो समाप्ति नहीं होती है। फराज किदवई, आगे मौका दूंगा ना। फराज किदवई, आपके पास 1 मिनट है। क्या आपको लगता है ममदानी की बात से आप एग्री करते हैं? वो व्यक्ति जो राम मंदिर के विरोध में था जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब भी। देखिए अमीश जी, मैं ना ममदानी को जानूं और ना जानूं किसी और को। आप बोल रहे हैं कि ममदानी ने उनका विरोध किया, तो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स एक संस्था है यूएस में, उसने क्यों मोहन भागवत जी की विजिट का विरोध किया? इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क, ये क्रिश्चियंस और अन्य फेथ की जो कम्युनिटीज हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और ये द हिंदू में छपा है हमारे भारत के अखबार में। क्यों विरोध किया? रिवर साइड चर्च ने क्यों विरोध किया?
न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल ऑफ चर्चेस ने क्यों विरोध किया? तो मतलब हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट से लेकर के रिवर साइड चर्च तक ये सब आदरणीय मोहन भागवत जी का जो है वो विरोध कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि कुछ भी होता है कि साहब एक वर्ग के लिए तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। तो क्या तुष्टीकरण के लिए ही सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्लियर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट। ये क्या सरदार पटेल भी तुष्टीकरण कर रहे थे? आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा देखिए, ये डिबेट आपने बहुत छोटी रखी है। इस डिबेट को कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए, तब जाकर के आरएसएस के ऊपर डिबेट पूरी होगी। और क्या कहेंगे मोहन भागवत जी वहां पर जाकर के? मोहन भागवत जी वहां पर जाकर के ये कहेंगे कि हम वो संस्था हैं जिसने जन गण मन को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट कहा? क्या मोहन भागवत जी यूएस में जाकर के ये कहेंगे कि हमने अपने संविधान के बारे में लिखा कि इसमें हमारा कुछ नहीं है, पेज नंबर 238? क्या मोहन भागवत जी ये कहेंगे वहां जाकर के कि हमारी संस्था ने भारत के झंडे को अशुभ कहा? क्या वो जाकर के कहेंगे? तो संविधान से लेकर के तिरंगे तक, आप तो ममदानी से भी आगे बढ़ गए, से लेकर के आप तो ज़ोरान ममदानी से भी आगे बढ़ गए, आप तो ममदानी से भी आगे बढ़ गए। ममदानी तो कह रहे थे कि कार्यक्रम रद्द नहीं करा सकता। सर मैंने ये सब किताबें कोट की हैं। ओके 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 ओके, किताबों में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ओके, आई विल गेट बैक टू इट। लेकिन ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ओके ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आरएसएस से देश में तो चिढ़ है, एक चिढ़ जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज को है, लेकिन चिढ़ जो है वो विदेश में भी है। देखिए, जो कुछ मोहन भागवत जी की विजिट के ऊपर हो रहा है वो दर्शा रहा है कि भारत का जो स्वाभिमान जो उभर कर सामने आ रहा है और भारत के संगठित व्यवस्थित स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो काम कर रहा है, उसके खिलाफ खिसियाहट, बौखलाहट और घबराहट अब 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। यहां बैठे लोग तो मिमियाते थे ही, अब बाहर वाले भी बोलने लगे हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैश्विक प्रभाव हो गया है। किताबें जो किदवई साहब ने कोट की, मैं भी बहुत सारा कोट कर सकता हूं। एक मैं भी बगैर किताब देखे बोल देता हूं। 19 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा है, जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में बिल्कुल उल्लिखित है, कि भाई भारत के झंडे में जब तक किनारे यूनियन जैक नहीं होगा तो इसमें रखने में क्या गड़बड़ है। अंग्रेजों के साथ हमारी दुश्मनी थी, हमारी दुश्मनी अंग्रेजों के झंडे के साथ नहीं थी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और वो वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं। कान खोलिए और सुनिए, ये महात्मा गांधी बोले, इसलिए जो आप निकाल के इधर उधर बोलते हैं वो सब कहानी अलग है। आज वास्तविकता ये है कि 2 प्रधानमंत्री हमारे हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे, एक स्वर्गीय अटल जी और आज एक मोदी जी। एक ने आके पोखरण विस्फोट किया, जिसने अमेरिका को इतना बड़ा झटका दिया कि 1998 मई का पोखरण विस्फोट दुनिया का पहला पोखरण विस्फोट था, जो सीआईए को पता नहीं लग पाया टिल एट 3:15 आवर्स व्हेन अटल जी हैज अनाउंस्ड कि इंडिया हैज कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट। और अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध भारत ने कहा वी आर द न्यूक्लियर पावर। सन 74 में हमने नहीं कहा था वी आर द न्यूक्लियर पावर, हमने मिमियाते हुए कहा था हमने बड़ी शांतिपूर्ण काम के लिए किया है। और हमारे होने से पहले यूएसएसआर और यूएसए दोनों ने अनाउंस कर दिया था इंडिया हैज कंडक्टेड टेस्ट। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने 98 में दिया, 74 में नहीं। अब दूसरा आया मोदी जी, भाई साहब इसके बाद तो कहानी बदल गई। वो जो डिफेंस की खरीदारी होती थी, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार, 44% का कब्जा है डिफेंस की मार्केट पे। हमारे यहां सोचिए, हमारे साइंटिस्टों में इतना दम था, इवन कांग्रेस के दौर हुकूमत में भी, कि सैटेलाइट्स बना लेते थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाते थे, पर असॉल्ट राइफल नहीं बना पाते थे, फाइटर प्लेन्स नहीं बना पाते थे, क्योंकि पिस्टल नहीं बनाते थे, ताकि खरीद होती रहे, चलता रहे। अब मोदी जी ने आके डिफेंस प्रोडक्शन में जो स्टेटस दिया है भारत को, और अब जो इंडिया का एरा ऑफ सॉफ्ट स्टेट खत्म हो गया कि अब पाकिस्तान आके अटैक करेगा और हम सिर्फ चिल्लाएंगे और जाके वहां न्यूयॉर्क में यूएन में कहेंगे हमारे साथ ये हो रहा है। अब भारत जाता है, घुस के मारता है और चला आता है। और सैंक्शंस लगे थे अटल जी के जमाने में, भारत नहीं झुका और उभर कर सामने आया मई 98 में। जी सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, बिल क्लिंटन 5 दिन के लिए भारत में। और सुनिए, नहीं एक लाइन
और मोदी जी के जमाने में टैरिफ लगे, सिर्फ चाइना और हम दो नहीं झुके। चाइना तो हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद भारत नहीं झुका। और वो नहीं झुका इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा और उनके विचारों ने उन सरकारों की सोच में वो बात दिया है कि जो जो भारत के उभरते राष्ट्रवाद से चिंतित हैं वो सब घबराएंगे। ओके ठीक है, ओके। अतुल पाटिल रिस्पॉन्ड टू इट। अतुल पाटिल, अब आपके 2 मिनट हैं, अब अपनी बात को रखिएगा। क्या आपको लगता है ममदानी के पीछे खड़े होने से, ममदानी जो राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ था, जो आर्टिकल 370 के खिलाफ था, उसके पीछे खड़े होने से क्या हासिल हो जाएगा? संघ का विरोध करिए, देश में भी आप करते आए हैं विरोध, लेकिन उनके विदेश जाने पे क्यों विरोध है? जब राहुल गांधी जा सकते हैं तो ये भी जा सकते हैं। नहीं, मैंने पहले तो कई बार सुधांशु जी को समझाया, मेरे भाई है, कि मैं अतुल लुंडे पाटिल बैठा रहा तो झूठ बोलना नहीं, लेकिन वो झूठ बोलने से बाज नहीं आते। इन्हें पता ही नहीं है कि 1974 में जब पोखरण का विस्फोट पहली बार हुआ तो डेटरेंस के लिए हुआ, और बुद्ध हंसा। सुनिए, और बुद्ध हंसा, पता ही नहीं था किसी को, पता ही नहीं चला कैसे मूवमेंट हो रही है सारे साइंटिस्टों की और कैसे विस्फोट हो गया, किसी को पता नहीं चला। 1974 जब 1998 में पोखरण का विस्फोट हुआ तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये फाइल पड़ी थी और साइंटिस्टों का कहना था कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सिमुलेशन टेस्ट करके भी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। सारा क्रेडिट तो उन्होंने नरसिम्हा राव को दिया था, लेकिन ये झूठ बोलने से कभी बाज नहीं आएंगे। सीटीबीटी के बारे में बात सही है कि पूरा पक्ष और विपक्ष को साथ में उन्होंने लिया था, सर्वदलीय बैठक हुई थी और सीटीबीटी को लेकर हम साइन नहीं करेंगे, हमने एनपीटी का साइन नहीं किया था। आपको याद होगा एनपीटी का कितना प्रेशर था, उसके बावजूद हमने विस्फोट भी किया, उसके बावजूद हमने उसका इस्तेमाल भी किया और उसके बावजूद हमने एनपीटी पे साइन नहीं किया कभी। तो आप सर पे हाथ मत लगाइए, जेनजी जानता है, जेनजी जाएगा गूगल पे और सब ढूंढ लेगा। अब ममदानी क्या कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कुछ तथ्य जो है हम आरएसएस का क्यों विरोध करते हैं। अभी तो गोडसे के जो परपोते हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गोडसे इनके स्वयंसेवक थे, क्योंकि ये रजिस्टर तो रखते नहीं है, और मैं और भी बातें बताऊंगा, रजिस्टर तो रखते नहीं है सभासदों का, लेकिन उसने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया सारी बातें सावरकर के बारे में जो हमने की, वो कोर्ट में एक्सेप्ट की कि वो सदस्य थे। तो गोडसे ने हत्या की महात्मा गांधी जी की, पहला टेररिस्ट इंसिडेंस पूरे दुनिया में माना जा रहा है। संघ को मुस्लिम दिखते बराबर, हिंदू खतरे में जो है ध्यान में आता, लेकिन बनारस में 1700 शिवलिंग तोड़ दिया इन लोगों ने, वो इनको कभी नहीं दिखा। संघ की विचारधारा के लोग पहनावे के बारे में बहुत बात करते हैं, इसने ये पहनना चाहिए, इसने ये खाना चाहिए, उसने वो खाना चाहिए, लेकिन बलात्कारियों का सम्मान देते हैं, बलात्कारियों के गले में हार डालते, मिठाई बांटते। संघ की विचारधारा जो है वो मुस्लिम देखते हिंदू खतरे में आ जाता, लेकिन बच्चों के स्कूल टूटने से इनको कुछ नहीं लगता। संघ को महिला दुर्गा बनने की बात कहते हैं, लेकिन बच्चों ने कोई कह दिया था बड़ी अभद्र भाषा जो है वो बात करते हैं। खाने पीने पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन बच्चों को मिड डे मील स्कीम में मेंढक परोसते हैं, उसके ऊपर वो कभी आहत नहीं होते। देखिए ना, संविधान को मानने का बुत करते हैं, बहुत संविधान 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 करते हैं, लेकिन देश का एक विपक्ष का राज्यसभा का सबसे बड़ा नेता कहीं भाषण देता है तो संघ के लोग जाके उसका शुद्धिकरण करते हैं। अभी बताइए, खुद मोहन भागवत जी ने कहा था संभल के वक्त, हर जगह जाके, हर मस्जिद में जाके हमको शिवलिंग नहीं ढूंढना है। क्या हुआ? अहिल्या देवी होलकर का आपने पूरा घाट तोड़ दिया, अहिल्या देवी की मूर्ति से पैरों पे चल के लोग गए, ये सबने देखा। यानी अपनी मर्जी के लिए आप हिंदू धर्म का नाश करो, संघ चुप, बच्चों को मार रहे, संघ चुप, मेंढक खिला रहे, संघ चुप, पहनावे पे बात कर रहे, बलात्कारियों को स्वागत कर रहे, संघ चुप। तो संघ की बात हमें ना बताए, हम सच बताते हैं। और कुछ बातें फराज ने छोड़ दी थी जो मैं जोड़ता हूं। ब्रैड लैंडर, ये डेमोक्रेटिक लीडर है, न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट लीडर है, उन्होंने कहा कि आरएसएस की लेजिटिमेसी क्या है। हम भी सवाल पूछते हैं कि आरएसएस क्या देश के कानून से, देश के संविधान से बड़ा है? आरएसएस क्यों अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लग रहा है कि आरएसएस देश के संविधान से बड़ा है? कहां? नहीं, एक सेकंड, आपने 2.5 मिनट बोल लिया, आपको कहां से लग रहा है कि आरएसएस देश के संविधान से बड़ा है? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते अपना? तो ऐसी कोई 70 साल तो आपकी सरकार रही। एक सेकंड अतुल पाटिल, अगर आरएसएस इतना गलत कर रहा था तो 70 साल तो आपकी सरकार रही। 70 साल आपकी सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरएसएस को 26 जनवरी की परेड में क्यों शामिल करवाना पड़ा था? क्योंकि आपके शासन को भी लगता था कि आरएसएस ने देश के लिए अच्छा काम किया है। आज भी कहीं बाढ़ आती है, आज भी कहीं त्रासदी आती है, चाहे उत्तराखंड आए, चाहे केरल आए, चाहे कश्मीर आए, तो आरएसएस का स्वयंसेवक वहां होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस वहां होता है और आरएसएस का एक कनेक्ट है, एक आरएसएस का कैडर है जो इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। मुझे मत बताना अमीश भाई, फिर मैं कुछ बोल दूंगा बुरा लग जाएगा। आरएसएस को सुधरने को मौका दिया, आरएसएस ने बहुत ग्रेट काम नहीं किया है।
आरएसएस ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है, मुखबरी के अलावा आरएसएस ने कुछ नहीं किया है। तो फिर सुनो, ये बात ब्रैड इंदिरा लैंडर जी ने को कहा पता उसकी नहीं थी, legitimacy से सवाल ये खड़ा बात किया। इंदिरा गांधी जी को पता नहीं थी, सरदार पटेल को पता नहीं थी, पंडित नेहरू को अरे पता मेरी नहीं थी, बात तो किसको पूरी पता करने नहीं दो ना। थी? अगर आपसे तो ज्यादा ही समझदार थे ना वो। मैं सुधार देखो कुछ पत्रकार है जो दलाली करने में ज्यादा माहिर है। हाँ होंगे, हाँ थे, बिल्कुल आपने सही कहा, थे कुछ ऐसे पत्रकार जो दलाली करने में माहिर थे, जो फोन उठा के बोलते थे हेलो हेलो गुलाम, पता है फलाना आदमी मंत्री बन रहा है, ढमकाना नहीं बन रहा। हाँ बिल्कुल दलाल थे वो, पालतू मीडिया के लोग थे, दलाल थे, गंदे थे, और सही आपने बिल्कुल पहचाना, होंगे वैसे लोग। देश को बहुत गलत रास्ते पर लेके गई है। बिल्कुल सही बात आपने बोली, बिल्कुल सही बात आपने बोली, थे ऐसे लोग। लेकिन अतुल पाटिल, फिर मेरा सवाल यही है, अगर सवाल कठिन हो, अगर सवाल कठिन हो तो इधर उधर क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि इंदिरा जी को, पंडित नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को नहीं पता था? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। राजीव जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं पता था कि आरएसएस देश विरोधी संगठन है? जवाब दीजिए ना। मैं तो इतना सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। सिंपल सवाल बताता हूं मैं, सिंपल सवाल देता हूं मैं। बार बार मौके दिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था, नेहरू जी ने मौका दिया था। अब देखिए ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ये क्यों बोल रहे हैं? इंदिरा जी को 2 माफी पत्र लिखे थे, 2 माफी पत्र देवव्रत जी ने, बाला साहब देवव्रत जी ने 2। और आपके सुनिए सुनिए एक 10 सेकंड, हिंदू फाउंडेशन ने अलर्ट जारी किया है। और सरिता पांडे जी ने कहा है, अमेरिकन इंडियन ऑपरेशन मदर, ये सरिता पांडे जो है वो मेडिसन स्क्वायर पे खड़ी रहती है, लेकिन हम इस बात में विश्वास रखते हैं। राहुल जी ने खुद कहा कि एक एक्सप्रेशन है, जाए वहां पर भागवत जी, नहीं जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको जो कहना है कहे। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, उसका समर्थन हम करते हैं। हम विरोध नहीं करते कि कोई अपनी व्यक्ति जो अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्त न करे, इसका हम विरोध नहीं करते। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अतुल पाटिल जी को अननेसेसरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए कि साहब जब अतुल पाटिल बैठा हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कितनी मूर्खतापूर्ण बात की है। आपने कहा कि 98 में अटल जी ने कहा कि हमारे पास सिमुलेशन का डाटा था, जरूरत नहीं। मैं आपको फिर मूर्ख बोलूंगा। आप बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी होने दीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिएगा, दर्शकों को तय करने दीजिएगा, दर्शक तय करेंगे, ठीक है? अब बताइए, 1974 में हमने परमाणु विस्फोट किया। अरे भाई उस समय तो हमारे पास कंप्यूटर डेवलप था ही नहीं, सिमुलेशन कहां से आ गया? बेवकूफी की इंतहा है। अरे 1974 में एक्सप्लोजन का सिमुलेशन डाटा आएगा। अब मैं बताता हूं भाई, अब देखिए बीच में मत चिल्लाइए सर, मैं शांति से बैठ के सुन रहा था, अभी आपको और बिलबिलाने का मौका मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। 1974 के बाद क्या हम पे दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए? नहीं लगाए, क्योंकि हमने कहा कि हमने हथियार नहीं बनाए। अब आइए, 98 का जो एक्सप्लोजन हुआ 11 और 13 मई 2 दिन हुआ। क्यों? पहले दिन 2, अगले दिन 3, क्योंकि हाइड्रोजन बम से लेके सब किलो टन के हुए। वो लगातार 2 दिन 5 एक्सप्लोजन इसलिए किए गए कि सिमुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट डाटा आ जाए। 13 मई के बाद ये बोला गया था कि अब हमने सिमुलेशन का डाटा अर्जित कर लिया, अब हम न्यूक्लियर कैपेबल देश हो गए, अब हमें परमाणु हथियार बनाने के लिए फर्दर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतलब आप लोग आके अंट बोलने लगते हैं। अब दूसरा फैक्ट आपको बताता हूं, आपने गजब का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है और आरएसएस क्या, दोनों बात बताता हूं। वीर सावरकर को जब जिस वर्ष में 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई 1910 में, उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम बैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जेन जी से कहता हूं, खोलो अभी फोन और जाके देखो, वीर सावरकर को सजा देने वाला जज कौन था? गणेश चंद्रावरकर, जो कांग्रेस का अध्यक्ष था 1904 में। गजब है साहब, कांग्रेस का नेता, ब्रिटिश सरकार का जज, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, कांग्रेस का अध्यक्ष, और ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा दुश्मन मान रही है कि 2 जन्मों का कारावास। वो लड़ाई नहीं लड़ रहा था जो ब्रिटिश सरकार के जज और अधिकारी के पैरों तले बैठे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए अब उन बातों को छोड़िए, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आपने एक मूर्खतापूर्ण बात कही कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं था तो 3 बार संघ पे प्रतिबंध कैसे लगा? मगर बगैर रजिस्टर्ड संगठन के प्रतिबंध लग गया। तो प्रतिबंध हवा में लगाया था क्या? और प्रतिबंध लगाने के बाद कोर्ट में जाना पड़ता है, एक ट्रिब्यूनल में उसको प्रूफ करना पड़ता है। आखिरी प्रतिबंध लगा वो हमें याद है,
16 या 17 दिसंबर 1992 को इन्होंने प्रतिबंध लगाया बाहरी ट्रिब्यूनल में। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, ट्रिब्यूनल की एलिमेंट्री रिपोर्ट आई अप्रैल में और जून में ट्रिब्यूनल ने संघ पर लगे प्रतिबंध को खारिज करते हुए कहा कि सरकार कोई सबूत नहीं दे पाई जिससे संघ पे प्रतिबंध जस्टिफाई होता हो। मुंह की अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिरे। अब मैं बताना चाहता हूं जो आरएसएस ने किया है। आज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अगर एक संगठन है जिसके सर्वाधिक स्कूल है तो वह विद्या भारती। इसके 30,000 स्कूल है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और इनके जमाने में सबसे हाई रैंकिंग जो आते थे स्कूल, जी एक सेकंड आप अपनी बात को रख लिया। अतुल लौंडे पाटिल का जवाब ले लेते हैं। एक समय सीमा को बताया ही नहीं भाई, ये तो बहुत सारा बोले थे, अभी बहुत डाटा है, अभी बहुत आप भी उतना ही बोले, वो भी उतना ही बोले। अगर सुधांशु जी आगे आपको भरपूर मौका दूंगा, अभी एक मिनट अतुल पाटिल बोल लें। अतुल पाटिल एक मेरा स्ट्रेट पॉइंट है। सुधांशु जी होल्ड ऑन। अतुल पाटिल जी मेरा एक स्ट्रेट पॉइंट है। आप कह रहे हैं ममदानी क्या कह रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ममदानी क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फेयर एनफ। लेकिन क्या आपको लगता है इस देश में जो अपोजिशन ममदानी के पीछे खड़ा हो रहा है वो गलत कर रहा है? बिकॉज ममदानी इज एंटी इंडिया। आर्टिकल 370 हटने पर कहा था कि भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया है। इस लाइन से तो आप भी एग्री नहीं करेंगे। ममदानी इज एंटी इंडिया एंड पीपल हु आर सेलिब्रेटिंग ममदानी इज नॉट गुड। सी अब पहले तो क्या है, मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे मूर्ख कहा, लेकिन इनकी बेवकूफियां अभी मैं बताता हूं एक एक करके। इनकी बेवकूफियां यह है कि 1904 में बॉम्बे के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सर हेनरी कॉटन जो है वो प्रेसिडेंट थे, कोई गणेश वगैरह कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो सिमुलेशन टेस्ट की बात है वो मैं नरसिंह राव के जमाने की बात कर रहा हूं। नरसिंह राव के जमाने में आते आते तक साइंटिस्ट ने वो अचीव कर लिया। और ये कहना था उसमें, सुनो अभी बीच में बोलो मत, अभी एक एक झूठ में निकालता हूं आपका बाहर। अभी ऐसा है कि तब ये बात हुई थी कि हम सिमुलेशन टेस्ट में वहां पहुंच चुके हो क्रिटिकल पॉइंट तक, अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो फिर पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट करने का, वो न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और हमारा कन्वेंशनल जो स्ट्रेंथ थी, हमारी कन्वेंशनल ओवर पावर थे हम पाकिस्तान पे, वो खत्म हो जाएगा। ये बात थी और ये खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मान लिया था, लेकिन ये कभी मानेंगे नहीं क्योंकि प्रमोद महाजन ने भी आखिरी में ये मान लिया था कि क्या योगदान किया है राजीव गांधी जी ने और क्या योगदान दिया इन्होंने। अब तीसरी बात, ये कोई छुपा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियर कमांड जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, अच्छा कमांड बनाया था, और नो फर्स्ट यूज जो है वो पॉलिसी भी बनाई थी, वो भी बहुत जो है नेहरू जी के पॉलिसी को कंटिन्यूटी में थी, नो फर्स्ट यूज। क्या हम कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो हम ऑल राइट अटैक करेंगे। तो ये जो अच्छी चीजें है वो हम मानते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलना हमें आता नहीं है। तो ये सारी बातें। अब रही बात, तो आप अमेरिकन गवर्नमेंट से कहिए ना, अमेरिकन गवर्नमेंट से कीजिए, अमेरिकन कॉन्सुलेट से सारा सपोर्ट निकाल दीजिए, उनका प्रोटेक्शन निकाल दीजिए और कहिए कि आपके देश से हमारे बारे में ऐसा कहा जा रहा है। क्यों नहीं करते आप ये सब? ये बात करते हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ। अरे इतनी बेइज्जती तो देश के प्रधानमंत्री के किसी ने नहीं की जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। क्या किया आपने? उनकी एक संगठन है जिसमें उनके सेनेट होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कल्चरल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। पर एक बात बताइए ना, देखिए एक ब्लेम बढ़ गया, 18% आ गया, 18% आ गया टैरिफ। नहीं एक सेकंड, पर आपने बोला, आपने खुद बोल रहे हैं 18% आ गया, आप खुद ही बोल रहे हैं 18% टैरिफ आ गया। एक तरफ आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक गया, सरेंडर कर दिया। राहुल जी नहीं, पहले कितना था? अतुल पाटिल या तो सुन ही लीजिए या तो सवाल ही सुन लीजिए। अतुल पाटिल नहीं आप अतुल पाटिल जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। मैं सब प्रश्न पूछ रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा ना। मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गया, लेकिन फिर भी टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। या तो सरेंडर करा होता तो टैरिफ नहीं लगता, लेकिन टैरिफ भी लगा, तो सरेंडर कहां से किया? तो या तो आपकी एक थ्योरी तो गलत ही है ना पूरी तरह से, एक थ्योरी तो गलत ही है ना। आप भी एग्री करेंगे इस बात से। अब तो उस बात को समय हो गया। आपको भी पता ऑपरेशन सिंदूर में बजरंग बली का नाम लेकर हम क्या कुछ करके आए हैं, आपको भी पता है। वो बजरंग बली का नाम लेकर ऑपरेशन सिंदूर में हम क्या कुछ करके आए हैं। आज भी पाकिस्तान उन जख्मों को जब कुरेदता है तो उससे रिसाव होता है, डरता है पाकिस्तान आज के हिंदुस्तान से। ये सत्य है। इससे पहले कब हमने घर में घुस के मारा? इससे पहले कब हमने घर में घुस के मारा था, बताइए। हर वक्त, अरे लाहौर तक चले गए थे लाल बहादुर शास्त्री,
वो देश के 2 टुकड़े कर दिए, नया बांग्लादेश को जन्म दे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने तो, नया बांग्लादेश, बधाई हो, बांग्लादेश जन्म में आया। फिर वही बात आपने खुद ही कहा 18% टैरिफ लगा तो सरेंडर क्यों किया? अरे सरेंडर किया इसलिए 18% टैरिफ लगाया, 0 और 3% था और हम लोग 130 और 140% हर्ले डेविडसन से लेके सभी इस पर लगाते थे। 70 बार बोला कि मैंने 71 आपने बोला ना 71 में गए थे, आपने बोला हम पाकिस्तान के अंदर 71 में गए थे, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, ये आपने बोला, फेयर है ना? आपने अरे मैं लाल बहादुर शास्त्री 65 में थे मेरे भाई। एक सेकंड 65 में लाल बहादुर शास्त्री गए थे। नहीं एक सेकंड, आपने बोला 71 में गए, 71 में ही तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए ना, 71 में गए थे। 71 में क्रेडिट इंदिरा जी को जाता है, 71 में 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सर्जिकल स्ट्राइक में मोदी को क्रेडिट नहीं जाता। ये भी अगर आप अगर इसको भी इक्वेट करेंगे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। दूसरी बात, 71 के बाद ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जिसके पास जवाब हो वो हाथ खड़ा करे। 71 के बाद अतुल पाटिल, विद ऑल फेयरनेस, 71 के बाद कब भारत, विवेक भी जुड़ गए हैं, कब भारत पाकिस्तान के अंदर घुसा और मार के आया? 71 के बाद, व्हेन इट हैपेंड, टेल मी टुडे। और दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, आप देश प्रेमी आदमी हैं। अरे इतने बार घुस के मारा है, कब तो जरूरत क्या है? आप मुझे तारीख और साल बता दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। यही बात सुनो। नहीं मैं पूरा आपको बताता हूं जी, पूरा आपको बताता हूं, सुन रहा हूं मैं। तो ये सब कांग्रेस ने करते बराबर। 71 के बाद कारगिल में वॉर हुआ, कारगिल वॉर में वही हरविजर तोफ जो है जिसे बोफोर्स के नाम से बदनाम किया था, सबको क्लीन चिट मिल गई। अभी वही हरविजर जो है उसने कमाल किया था, पहले आपने शुरू किया था। सुनो ना, एक मिनट, अपनी टेरिटरी डिफेंड कर, एक मिनट सुनो ना। अभी भी अब देखो, जो सैन्य ने किया हमारे, उसको सलाम है, आप सैन्य के बीच में मत आइए। अब बात सुनिए, ट्रम्प को जवाब क्यों नहीं दिया, ये सवाल था। नहीं सही, आपकी बात में हर सवाल, अतुल भाई आपकी बात, हर बात को मैं लेजिटिमेट मान रहा हूं। योर प्राइम अपोजिशन पार्टी, योर पॉइंट इज लेजिटिमेट। लेकिन देखिए, मैं तो आपसे इतनी प्यार से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है आप मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इत्मीनान से आप मुस्कुरा के जवाब दें इस बात का। मुझे बताइए 1971 के बाद हम कब एंटर करे और हमने पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के मारा? इट इज अ वेरी, अटल जी की रिजीम थी, राजीव जी की रिजीम थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिजीम थी, बड़ी सारी रिजीम्स गई उसके बाद। कब हमने एंटर करा एंड हमने ये करा काम, आप मुझे बता दीजिए। मैं बात को यहीं खत्म कर दूंगा। हमारे जवानों ने सियाचिन की बैटल में भी घुस के उनके भी कपड़े छीन लिए थे, ये भी सबको मालूम है। हमारे मनमोहन सिंह साहब के जमाने में तब के जितने भी जनरल्स थे वो टीवी में आकर उन्होंने बताया कि तब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए, हमारे 5 सिर काट के लेके गए थे, 10 सिर काट के लाए थे, लेकिन तब डिक्लेयर करने की बात नहीं। हम ब्रह्मदेश में भी घुसे थे, वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन अभी मैं टैरिफ की बात बताता हूं। सवाल कहां खड़े हुए? सवाल सिंदूर पे खड़े नहीं हुए। सवाल जो जवानों ने किया उसको सलामी है। सवाल तब खड़े हुए कि जब ट्रंप ने कहा कि मैंने सीजफायर किया, और 70 बार कहा, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने गर्दन उठा के ताकत से नहीं बोला कि तू कौन होता है। सवाल तब खड़े हुए जब ट्रंप ने बोला कि मैं इसका करियर, पॉलिटिकल करियर ये खत्म कर सकता हूं, तब मेरे प्रधानमंत्री ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने सर खड़ा करके उसको जवाब दिया। तब सुधांशु त्रिवेदी, you respond to it. Okay, audio is down. सुधांशु त्रिवेदी, you respond to it. लेकिन विवेक, I'll come to you. लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सन 1971 के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। मैं बताता हूं, भारत ने पहले कारगिल की जंग लड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी थी, तब हम अपनी टेरिटरी डिफेंड कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के भेष में आतंकवादी टाइगर हिल तक पहुंच गए थे, टाइगर हिल तक, जहां पर विक्रम बत्रा ने अपनी जान बाद में दी, उनकी शहीद हो गए वो। तब हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन साल गुजरे, 71 के बाद पहली बार भारत ने घुस के मारा है, वो ऑपरेशन सिंदूर में मारा है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में हमने मारा है। उसके बीच में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं है जो ऑन रिकॉर्ड है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, साल 2008 में जब 9/11 जब हुआ, जब 9/11 की घटना हुई, तब बहुत प्रेशर था यूपीए की सरकार में, बिकॉज मैं तो रिपोर्ट करता था, यूपीए की सरकार पे अथक दबाव था, लेकिन यूपीए की सरकार एक्ट नहीं कर पाई थी। और उसको मनीष तिवारी ने अपनी किताब में, बाराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसमें विस्तार से बता के समय किसी का व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन पहली बार 71 के बाद अगर घर में घुस के मारा तो वो नरेंद्र मोदी के शासन में मारा गया। और ये सत्य और ये तथ्य है। और मैं इस बात को हर जगह बोल सकता हूं, इंदिरा गांधी के बाद
अगर किसी ने करके दिखाया है तो वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। बीच में कोई प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाया है। ये हार्ड फैक्ट है, ये डिक्लाइन कोई नहीं कर सकता। इट इज अ ट्रूथ। और ये सत्य जो है आज से 100 साल बाद भी बोला जाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 71 का बोला जाता है ना, इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जोखिम लिया, उनको क्रेडिट जाता है। ऐसे आज के दौर में नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता है। हालांकि वो डिबेट इस टॉपिक पे नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी में क्यों पॉइंट? मैं आपसे कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। भाई साहब, क्यों अतुल पाटिल जी आप बिना वजह की बात पे बहस करने लगते हैं? ये देखिए, दिसंबर 1900 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? एन.जी. चंद्रावरकर। ये वही जज है जिसने वीर सावरकर को फांसी की सजा दी। 1904 की बात भाई, ये अंग्रेज सरकार का जज। आपने 1904 अरे भाई, तो पूरा देख लिया करो भाई। 1900 देखो, आपका अध्यक्ष रहा है, आपको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बोला भाई, याद दिलाना पड़ता। अब सुनिए, अब अगला। अरे कोई, हाँ यही तो, आपने 1904 सुना और आगे पीछे नहीं जाके देखा। हाँ मैं मानता हूं 1904 था, मगर 1900 था, मगर अध्यक्ष तो था भाई। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये रिश्ता क्या था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार में जज बन जाता था? और सुनिए, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई तो उस समय जो काकोरी के हमारे क्रांति के लेकर हुआ, ये बताइए उसमें ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? कांग्रेस का नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जिसमें आपने मुस्लिम लीग के सामने समर्पण करके सेपरेट इलेक्टेड मांग लिए थे, उसमें स्वागत समिति का अध्यक्ष था और उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार की थी। अब खैर छोड़िए, उस विषय पे जाते हैं। 71 पे आते हैं। 71 क्या गजब की लड़ाई थी, वाह क्या गजब की थी। सेना ने तोड़ दिया बांग्लादेश को और हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर वापस किए और उसके बाद अपने जो 56 पाकिस्तान में थे वापस लिए नहीं। मतलब गजब की कूटनीति थी। 93,000 कैदी वापस लिए, वापस कर दिए पाकिस्तान के, और अपने 56 वापस नहीं लिए। सिंध के आसपास 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने कब्जा कर लिया था, वो हमने वापस छोड़ा। पीओके तो छोड़ो, भुट्टो ने लिखा जब वो वहां गए तो उनका स्वागत हुआ जैसे जंग जीत के आए। और सैम मानेकशॉ जो उस समय इंडिया के आर्मी चीफ थे, जो कि फर्स्ट फील्ड मार्शल थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने उनका ओरिजिनल वॉइस में वीडियो अवेलेबल है, कोई जाके देख ले। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उन्होंने इंदिरा जी से कहा कि व्हाट यू हैव डन, पाकिस्तान हैज मेड ए मंकी आउट ऑफ अट, हमारा बंदर बना दिया पाकिस्तान ने। यानी हम ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। अब मैं इस पे बात बताता हूं जो आपने कहा। एक बात ये बता दूं, आरएसएस ने क्या किया, विषयांतर में दाएं बाएं भाग गए बहुत ज्यादा। आपके दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए कि आरएसएस का इस देश के लिए योगदान क्या है। सर्वाधिक अगर स्कूल किसी एक संगठन के है विद्या भारती, तो वो आरएसएस का है। वनवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा अगर सबसे बड़ा संगठन काम करता है जान जोखिम में डाल के वनवासी कल्याण आश्रम, तो आरएसएस का है। अगर वनवासी क्षेत्रों में वो लोग जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, उनके लिए एकल विद्यालय चलाता है, तो वो आरएसएस का है। अगर 91,000 दलित पुजारी बनाए हैं तो विश्व हिंदू परिषद ने, जो आरएसएस का है। अगर सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो वो आरएसएस का है। अगर सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, तो आरएसएस का है। भारतीय किसान संघ जो कि किसानों में सबसे बड़ा संगठन है, वो आरएसएस का है। भारतीय मजदूर संघ जो सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन है, वो आरएसएस का है। और भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके दोनों प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। और इसीलिए मैं विवेक वांट्स टू रिस्पोंड। ओके विवेक, डू यू थिंक देयर इज अ फियर ऑफ आरएसएस? आरएसएस का एक डर है, आरएसएस का पॉलिटिकल डर है, क्योंकि आरएसएस अगर आती है तो अपने तरीके से काम करती है। ये पॉलिटिकल डर है विवेक, आपके नैरेटिव को, ये बिकॉज ये आपके पॉलिटिकल डर ये नहीं है कि आरएसएस आएगी तो अपने तरीके से काम करेगी। नहीं, डर इस बात का है ये देश तोड़ देंगे। जिस तरीके की नीतियां 2014 के बाद से यहां पे इंप्लीमेंट की जा रही हैं और रिलीजियस एक इनटॉलरेंस इस मुल्क में आ गई है। हिंदूज बड़ी रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें शांति का प्रतीक माना जाता था, हमारे मंदिरों को शांति का प्रतीक माना जाता था। नहीं, कम अगेन आपने बोला हिंदूज बड़ी रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, वर्ल्ड वाइड थी, क्यों अब नहीं है क्या? यस, नहीं हमें बता आ रहा हूं ना उसी के ऊपर। अब क्या हो रहा है, चार देशों के नाम लूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। 4 देशों की तरफ नाम ले रहा हूं। इंग्लिश स्पीकिंग देश है, भारतीय वहां काम करते हैं, हमारे मंदिर वहां पे हैं। गूगल पे जाकर के सारे दर्शक न्यूज 18 के चेक कर लें
हिंदू फोबिया कैसे 2014 के बाद वहां फैला है, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ किस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, हमारे मंदिरों पे कैसे हमले हुए हैं और क्या क्या हुआ है, और हम लोगों को एक हेट का प्रतीक माना जाता है इस सरकार और आरएसएस की वजह से। हिंदुओं के मंदिर पे हमले हो रहे हैं, उसका आरोप भी आरएसएस पे। हिंदू फोबिया फैला रहा है आरएसएस, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। नहीं कमाल है, हमको हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पहले भी तोड़ा गया, अब भी तोड़ने का प्रयास हो रहा है, तो वो आरएसएस की वजह से हो रहा है। अब आप बताइए, 1 सेकंड